हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं कॉन्ग द स्कल आइलैंड की एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1944 की है, जिसमें दो फाइटर पायलट्स, एक अमेरिकन हैंक मार्लो और जापानीज़ गनपाई इकारी दिखाई जाती हैं, जिनके प्लेन्स एक आइलैंड पर क्रैश हो जाते हैं, जिसमें से दोनों पायलट्स पैराशूट से उस आइलैंड पर लैंड करते हैं। लैंड करते ही दोनों आपस में काफ़ी लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे को ख़त्म करने ही वाले होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा एप या बंदर वहाँ आ जाता है। वो साइज़ में काफ़ी बड़ा था। फिर सीधा हमें वर्ल्ड वॉर 2 1973 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें बिल, जो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, वो हाल ही में खोजे गए स्कल आइलैंड पर रिसर्च अभियान को लीड करने के लिए सेनेटर से रिक्वेस्ट करते हैं और बताते हैं कि रशिया भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनसे पहले अगर वो खोज कर लेंगे तो उनकी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, और सेनेटर भी फिर बहुत मनाने के बाद मान जाते हैं। वो एक टीम तैयार करते हैं, यूएस आर्मी यूनिट, जिसे कमांड करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेस्टन पाकर्ड अपने राइट हैंड चैपमैन के साथ। ट्रैकर और फॉर्मर ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कैप्टन जेम्स कॉनरेड भी होते हैं इस टीम का हिस्सा, और एंटी वार फोटोग्राफर मेसन वीवर भी होती है इस टीम में। सब अपने अपने देशों से निकल जाते हैं इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए। ऑपरेशन के फील्ड सुपरवाइज़र विक्टर मिलकर मिशन के बारे में सबको समझाते हैं कि वो फर्स्ट हैं जो आइलैंड पर पहुंचेंगे। उनके साथ रिसर्च एक्सप्लोरेशन की टीम, जो मिस्टर बिल लीड कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, जिसमें है बायोलॉजिस्ट मिस सैन और जियोलॉजिस्ट मिस्टर ब्रूक्स। मिस्टर ब्रूक्स बताते हैं कि फोकस होगा आइलैंड के सतह के नीचे क्या है ये जानना। ब्रूक्स प्लान बनाते हैं जिसमें वो बारूद बॉम्ब्स गिराएंगे, धरती हिलेगी और वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, जिससे सतह के नक्शे को नापने में मदद मिलेगी। वो हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स भी गिराएंगे, जिससे वहाँ की डेंसिटी का पता चलेगा। फिर वहाँ लैंड करके बेस कैंप्स बनाएंगे, जहाँ खोज करेंगे मिस्टर कॉनरेड। कैपमैन आगे बताते हैं कि आइलैंड पहुँचने के बाद तूफ़ानों के वजह से शिप से सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएंगे। फिर 3 दिन बाद रिफ्यूल टीम मिलेगी आइलैंड के नॉर्थ की तरफ, जो उस आइलैंड से निकलने का एकमात्र ज़रिया होगा, इसलिए कोई भी शिप को मिस ना करे। सारी तैयारियों के बाद टीम निकल जाती है आइलैंड की तरफ। आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत तेज़ तूफ़ान था, जिसकी चेतावनी फील्ड ऑफिसर सबको देते हैं। वो मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि तूफ़ान काफ़ी ख़तरनाक था। बिल आइलैंड पर जाने के लिए ज़िद पर अड़ जाते हैं और पैकरेट को अपनी टीम के साथ ये तूफ़ान से बचकर सबको सेफली आइलैंड पर पहुंचाने की जिम्मेदारी दे देते हैं। सारे बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स और इंस्ट्रूमेंट्स को लोड करने के बाद सब निकल जाते हैं हेलीकॉप्टर से उस तूफ़ान का सामना करने, जो वाकई में काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था। पर पैकरेट अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलों के बाद उनकी टीम के जवान तूफ़ानों से बचते बचाते सबको सेफली तूफ़ान पार करा देते हैं और सब आइलैंड पहुंच जाते हैं, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। प्लान के हिसाब से टीम्स अपने अपने बताए गए जोन्स पर उतर जाती है और हेलीकॉप्टर से सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स गिराने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स और बॉम्ब्स की वजह से बाकी जीव जंतुओं को बहुत सारी तबाही का सामना करना पड़ता है, और सब अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। ब्रूक्स रीडिंग मशीन मेजर करके बताता है कि आइलैंड की ज़मीन खोखली यानी हॉलो है। तभी हम देखते हैं उसी विशाल क्रीचर को, जो एक जायंट एप यानी बंदर जैसा था, जिसका नाम था कॉन्ग। मिलिट्री टीम कॉन्ग पर अटैक करती है। बदले में कॉन्ग भी अटैक करके बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स क्रैश कर देता है। पैकरेट टीम को कॉन्ग को ख़त्म करने के ऑर्डर्स देता है, पर कॉन्ग सब पर भारी पड़ रहा था और उसने आधी से ज़्यादा टीम को ख़त्म कर दिया था। अटैक्स के बाद सिर्फ कुछ लोग बच जाते हैं और कॉन्ग वापस चला जाता है। कॉनरेड और मेसन कुछ बचे हुए लोगों के साथ आइलैंड के साउथ की तरफ में थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सारे लोगों को मिलाकर एक टीम बनाकर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर शिप आएगी और वो इस आइलैंड से निकल पाएंगे। उधर पैकरेट अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और चैपमैन से उसका कांटेक्ट हो जाता है, जिसमें वो बताता है कि अभी भी उनके पास बहुत बम्ब्स बचे हुए हैं। पैकरेट अपनी टीम के साथ मिलकर कॉन्ग को ख़त्म करने की ठान लेता है। फिर पैकरेट बिल से मिलने जाता है और उसे वो धमकाता है कि वो उसे सारी सच्चाई बताए। बिल बताता है कि वो कॉन्ग के बारे में सब पहले से जानता था और वो यहाँ कोई जियोलॉजिकल पर्पस से नहीं आया है,
वो बस अपनी बात साबित करना चाहता था कि ऐसे क्रीचर्स इस दुनिया में होते हैं। वो पैक्रेट के आर्मी ट्रूप्स के मौत के लिए अफसोस जताता है, पर पैक्रेट बहुत गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। कॉन्ग ने जो हेलीकॉप्टर्स तबाह किए थे उसमें पैक्रेट के बहुत सारे जवान शहीद हो गए। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए पैक्रेट कॉन्ग को मारना चाहता था और इसीलिए वो कैपमैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है अपनी टीम के साथ। उधर कॉनरेड भी टीम को गाइड करते करते नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा बफेलो दिखता है, पर वो उन्हें कुछ भी बिना नुकसान पहुंचाए वो निकल जाता है वहां से। सैम और पैक्रेट की टीम जब जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं तभी एक बहुत बड़ी मकड़ी उन्हें दिखाई देती है, जिस पर वो अटैक करते हैं। वो मकड़ी भी बदले में उन पर अटैक करती है, जिससे कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। पैक्रेट उस मकड़ी को मार के ख़त्म कर देता है। कॉनरेड की टीम जब आगे बढ़ रही होती है तभी उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। ब्रूक्स जब ध्यान से देखता है तो वहाँ एक ट्राइब के लोग उन्हें घेर कर खड़े हुए होते हैं। अपने से अलग लोगों को देखकर ट्राइब के लोग काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं और वो अटैक करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तभी लेफ्टिनेंट हैन मार्लो इस ट्राइब से निकल कर आते हैं। ये वही है जिनकी प्लेन क्रैश हो गई थी 1944 के टाइम। तब से वो इसी ट्राइब के बीच में रहकर सर्वाइव कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन वो यहाँ से निकल पाएंगे। उधर कैपमैन जो अपनी पूरी टीम से आइसोलेट हो गया था वो नदी की तरफ बढ़ता है पानी पीने, तो वो उधर से कॉन्ग को आते हुए देखता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। कॉन्ग ने जो हेलीकॉप्टर्स को तबाह किए थे उसके वजह से वो खुद भी काफ़ी घायल हो गया था, इसीलिए वो नदी की तरफ आता है थोड़ा सा पानी पीने और अपने घाव को साफ करने। तभी वो एक जायंट ऑक्टोपस के अटैक से अपने आप को छुड़ाता है और उससे मार कर खा जाता है और निकल जाता है वहाँ से। उधर मार्लो कॉनरेड की टीम को गाइड कर रहा होता है उन ट्राइबल लोग और आइलैंड के बारे में। वो बताता है कि जब तक वो लोग इस ट्राइब के साथ है तब तक इस आइलैंड में सेफ है। मार्लो ट्राइबल लोगों को कॉनरेड की टीम को साथ रखने के लिए भी मना लेता है। मार्लो आगे सबको इस आइलैंड के इतिहास के बारे में भी बताता है, जिसमें वो बताता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले कुछ बड़ी छिपकली जैसे दिखने वाले स्कल क्रॉलर्स थे, जिसने कॉन्ग के माता पिता के साथ साथ उसकी पूरी प्रजाति को ख़त्म कर दिया था। बस कॉन्ग ही अपने प्रजाति में बच गया है। ये स्कल क्रॉलर्स तो वैसे ज़मीन के नीचे रहते हैं, पर बॉम्ब की वजह से जो वाइब्रेशन हुई उसकी वजह से ये ज़मीन के ऊपर आ गए हैं। कॉन्ग अगर मर गया या वो चला गया तो वो बड़े से इनक्रॉलर्स वापस बाहर आने लगेंगे और पूरे आइलैंड के सारे जीवों को ख़त्म कर देंगे, कोई भी नहीं बचेगा। कॉनरेड मार्लो को बताता है कि वो लोग सब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक शिप आएगी, तो मार्लो अगर उनके साथ चलना चाहता है तो वो भी चल सकता है। मार्लो हंसकर बताता है कि 3 दिन में नॉर्थ तक पैदल पहुंचना इम्पॉसिबल है। मार्लो उन्हें एक बोट के बारे में बताता है जो उसने और गनपई ने 6 साल तक मिलकर क्रैश प्लेन के इंजन्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने ग्रे फॉक्स रखा था। ये बोट उन्होंने इस आइलैंड से निकलने के लिए बनाई थी, जिसकी मरम्मत करने की बहुत ज़रूरत है अगर उसे चलाना है तो। सब फटाफट से बोट की मरम्मत करने में लग जाते हैं। तभी मेसन सबकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है और फ़ोटोज़ क्लिक करते करते वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे जानवर दिखता है जो प्लेन क्रैश की वजह से काफ़ी तकलीफ़ में था। उसकी मदद करने वो जैसे ही आगे बढ़ती है वहाँ कॉन्ग आ जाता है और वो उस जानवर की मदद करके वहाँ से बिना मेसन को नुकसान पहुँचाए चला जाता है। कैपमैन टीम से कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था पर सिग्नल्स नहीं पहुँच पा रहे थे। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर आके कैपमैन को ख़त्म कर देता है। कॉनरेड और टीम ने बोट की मरम्मत करके उसे दिन भर मेहनत करके चलने लायक तो बना ही दिया था, इसीलिए वो सुबह होते ही जल्दी से बोट की तरफ निकलते हैं नॉर्थ जाने के लिए। मार्लो गनपई की ग्रेव और बाकी ट्राइब के लोगों को अलविदा कहकर कॉनरेड के टीम के साथ निकल जाता है, इसी उम्मीद में कि कल दिन वो अपने बीवी और बच्चों से मिल पाएगा। थोड़े आगे बढ़ते ही सिग्नल्स आने लगते हैं और दोनों टीम्स एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाती है। फ्लेयर फायर करके एक पैक्रेट की टीम कॉनरेड को टीम को अपनी लोकेशन बता देती है, फिर वो सब उसी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फील्ड सुपरवाइजर पर वो आइलैंड के बर्ड्स हमला करके उसे ख़त्म कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से। लोकेशन की तरफ बढ़ते ही दोनों टीम्स एक जगह पर मिल जाती है और पैक्रेट कॉनरेड से कहता है कि चैपमैन मिसिंग है, उसे लिए बिना वो लोग नहीं जा सकते, वो वेस्ट की तरफ है। मार्लो सबको बताता है कि वेस्ट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उधर स्कल क्रॉलर्स रहते हैं। पैक्रेट के बहुत जिद करने की वजह से कॉनरेड पैक्रेट सबके साथ चैपमैन को ढूंढने के लिए ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं। मार्लो उन्हें बार बार वार्निंग दे करके सावधान करने की कोशिश करता है, पर पैक्रेट बिना चैपमैन के वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए सब आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी आगे बढ़ते ही स्कल क्रॉलर के एरिया में पहुंच जाते हैं।
वो एरिया सिर्फ हड्डियों से भरा हुआ था। मार्लो उन्हें फिर से वार्निंग देने की कोशिश करता है, पर पैकरेट अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। प्लेन क्रैश के सारे सामान गिरने की वजह से वो एरिया में बहुत सारा पेट्रोल फैल गया था। एक मेंबर के वहाँ सिगरेट जलाने की वजह से काफ़ी तेज़ धमाका होता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर छुपा हुआ स्कल क्रॉलर बाहर आ जाता है और सब पर हमला करने लग जाता है। वहाँ एक स्कल होता है जिसमें कैपमैन का लॉकेट था, जिसे देखकर कॉनरेड सब समझ जाता है। स्कल क्रॉलर से बचकर सब आगे बढ़ते हैं, पर वो बिल पर हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। स्कल क्रॉलर बिल को ख़त्म करने के बाद दूसरे लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो पैकरेट अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि मशीन गन से उस पर फायर करे, पर फायरिंग का कुछ खास असर नहीं होता है इस पर, और गुस्से में मेसन के पीछे पड़ जाता है। एक सोल्जर फायर फ्लेम से उसे मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तो घायल हो जाता है। फायर फ्लेम की वजह से वहाँ बहुत तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक गैस के कैंस रखे हुए थे वो भी फट जाते हैं और पूरी टॉक्सिक गैस वहाँ फैल जाती है। इस धमाके की वजह से सिवको भी घायल हो जाता है और कॉनरेड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। टॉक्सिक गैस फैलने की वजह से जितने बर्ड्स थे वो भी सब बाहर निकल के आ जाते हैं और लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। दोनों टीम्स के लिए यहाँ से निकलना और मुश्किल हो जाता है। कॉनरेड को भागता देख स्कल क्रॉलर उसके पीछे लग जाता है और वो सिवको और कॉनरेड को खत्म करने ही वाला होता है कि मेसन तभी आकर उन्हें बचा लेती है एक लाइटर जला करके। लाइटर जलाने की वजह से आसपास के एक्सप्लोजिव्स में धमाके होते हैं, जिसकी वजह से वो स्कल क्रॉलर जल के खत्म हो जाता है। जैसे तैसे सबने करके अपनी जान बचाई और मार्लो सबको जल्दी से स्कल क्रॉलर्स के एरिया से निकलने के लिए कहता है। सिर्फ एक से ही उनका सामना हुआ था और भी काफ़ी भरे पड़े हैं जो उन सबको ख़त्म कर देते, पर पैकरेट जिद पर अड़ा था चैपमैन के लिए। कॉनरेड उसे बताता है कि चैपमैन को स्कल क्रॉलर ने ख़त्म कर दिया है। पैकरेट फिर भी जिद पर अड़ा था कि वो कॉन्ग को बिना मारे यहाँ से नहीं जाएगा। मार्लो उन्हें कॉन्ग को मारने से मना करता है क्योंकि वो ही साइलेंट को इन स्कल क्रॉलर से प्रोटेक्ट करता है। बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद सब एक नतीजे पर आते हैं। कॉनरेड सिविलियंस को लेके बोट की तरफ जाएगा और पैकरेट अपनी टीम के साथ कॉन्ग को ख़त्म करने के लिए हथियार और एक्सप्लोसिव लेने के लिए जाएगा। सब ऐसा ही करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही पैकरेट की टीम को वो क्रैश प्लेन्स और सारे एक्सप्लोसिव मिल जाते हैं। रात होते ही पैकरेट की टीम सारी तैयारी करने लगती है कॉन्ग को मारने के लिए। वो सभी हर तरफ आग लगाने लगते हैं, जिसे देखकर कॉन्ग उनकी तरफ आएगा और वो उसे मार सकेंगे। कॉनरेड की टीम रास्ता भटक जाती है और रास्ते की तलाश में वो लोग पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। ऊंचाई पर पहुंचकर वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि कॉन्ग उनकी तरफ ही आ रहा था। कॉन्ग उनके बहुत करीब आ जाता है। तभी मेसन कॉन्ग को कंफर्ट करने की कोशिश करती है, जिससे कॉन्ग थोड़ा सा काम हो जाता है। तभी कॉन्ग पैकरेट की टीम के धमाकों को देखता है और वो उसकी तरफ ही गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। कॉनरेड समझ जाता है कि पैकरेट की टीम कॉन्ग को मार के ही रहेगी, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। पैकरेट अपनी पूरी तैयारी के साथ कॉन्ग की तरफ एक्सप्लोजिव की मदद से बहुत बुरी तरीके से हमला करता है और उसे घायल कर देता है। कॉन्ग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर इतनी तेज़ आग की चपेट में आकर बेहोश हो जाता है। पैकरेट कॉन्ग को बेहोश देखकर टीम को उस पर हमला करने के लिए कहता है, पर कॉनरेड सही वक्त रहते वहाँ बाकी लोगों के साथ पहुँच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कॉन्ग बस अपने इलाके की हिफाजत कर रहा था, उसने जानबूझकर सोल्जर्स को नहीं मारा। पर पैकरेट नहीं मानता। दोनों टीम्स एक दूसरे की तरफ गन तान देती है और सिल्को पैकरेट के अगेंस्ट हो जाता है क्योंकि वो भी कॉनरेड की बात से सहमत था। तभी वो बड़ा स्कल क्रॉलर वहाँ आ जाता है और सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। स्कल क्रॉलर को आगे बढ़ता देख कॉन्ग जाग जाता है। कॉनरेड पैकरेट को भी जान बचा के उनके साथ भागने के लिए कहता है, पर जिद्दी पैकरेट कॉन्ग को मारने पर ही तुला होता है। वो एक्सप्लोजिव का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसे मार देता है। फिर स्कल क्रॉलर कॉन्ग पर लगातार हमला करता है और कॉन्ग घायल हालत में रहता है तो अच्छे से लड़ नहीं पाता। स्कल क्रॉलर उस पर भारी पड़ता है। इसी बीच सुबह हो जाती है। बाकी बची हुई टीम फटाफट बोट से निकलने की कोशिश में रहती है। तभी स्कल क्रॉलर को उनकी तरफ बढ़ता हुआ देख मिलिट्री हेड कोल, जिनकी बॉडी से काफ़ी एक्सप्लोजिव्स बंधे हुए थे, वो बाकियों को स्कल क्रॉलर से बचाने के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। पर वो स्कल क्रॉलर को इससे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि एक्सप्लोसिव के फटने से पहले ही उन्हें वो दूर फेंक देता है और बाकियों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है।
क्रॉलर को अपनी तरफ बढ़ता देख सभी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है। दोनों के बीच बहुत इंटेंस फाइट होने लगती है। कभी क्रॉलर कॉन्ग पर भारी पड़ता है तो कभी कॉन्ग क्रॉलर पर। लड़ते वक्त कॉन्ग चेन्स में बंध जाता है तो ब्रूक्स मशीन गन से क्रॉलर पर हमला करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे वो कॉन्ग को छोड़कर उनकी बोट की तरफ बढ़ने लगता है। कॉन्ग को इतने देर में समय मिल जाता है वो चेन से आज़ाद होने के लिए। चेन से आज़ाद होते ही कॉन्ग दुगनी तेज़ी से क्रॉलर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चेन्स की मदद से ही वो क्रॉलर को स्ट्रैंगल करके मारने की कोशिश करता है और क्रॉलर इसमें काफ़ी घायल भी हो जाता है। बाकी की टीम भी अपने तरीके से फ्लेयर गन्स और मशीन गन्स का इस्तेमाल करके कॉन्ग की मदद करती है क्रॉलर से फाइट करने में। इन दोनों की लड़ाई के वक्त पहाड़ी का एक हिस्सा टूट जाता है, जिससे मेसन नीचे पानी में गिर जाती है। कॉन्ग ये देख लेता है और मेसन को डूबने से बचा लेता है और उसे नदी से बाहर निकाल लेता है। कॉन्ग ने क्रॉलर को घायल तो कर दिया था, पर वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो वापस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और इस बार उसकी जीभ अलग करके वो उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। कॉन्ग ने क्रॉलर को ख़त्म करके मेसन को भी बचा लिया था। फिर वो मेसन को सही सलामत देखकर वहाँ से वापस लौट जाता है। सब काफ़ी खुश थे कि वो फाइनली अब अपने घरों की तरफ लौट सकते हैं, और सबसे ज़्यादा खुश था मार्लो, जिसे फाइनली शायद अब अपनी बीवी और बेटे को देखने का मौका मिलेगा। मेसन टीम के साथ डिसाइड करके इस आइलैंड और कॉन्ग के बारे में किसी को ना बताने के लिए कहती है, ताकि मानव जाति वापस आके इनका कोई नुकसान ना पहुंचाए। टीम को वहां रेस्क्यू करने हेलीकॉप्टर आते हैं और सब आइलैंड से फाइनली निकलने में कामयाब रहते हैं। फिर हमें आखिरी बार कॉन्ग को दिखाया जाता है। इतनी मुश्किलों से और इतने सालों के बाद मार्लो अपनी फैमिली से मिल पाता है और उसे देखकर उसकी फैमिली काफ़ी खुश होती है और मार्लो भी बहुत खुश होता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।